गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब पढ़ाई को करने आसान आ गए हैं अपने दोनों कोहिनूर के साथ आपके अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज बारी रहेगी बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोटीन्स। सेकेंड बायोमोलिक्यूल आज हम शुरू करने वाले हैं जिसको प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहले प्रोटीन का मतलब क्या होता है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स, सिंपल वे में प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन। तो इससे पहले कि हम प्रोटीन के बारे में डिटेल में जाएं, हमें पढ़ना होगा अमीनो एसिड्स के बारे में। तो पहले आज प्रोटीन से पहले पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अमीनो एसिड्स, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, जैसे ही नाम बोलते हैं अमीनो एसिड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है, उनको अमीनो एसिड्स ए अमीनो एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ये रहा। यहां पर अगर इस मॉलिक्यूल में आप देखते हैं, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखते हैं, यहां पर आपका NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमाइनो ग्रुप के साथ साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, उनको अमाइनो एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में बनता है अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अल्फा का मतलब क्या होता है। अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका COH है और जिस कार्बन से ये COH अटैच होगा इसको अल्फा कार्बन कहा जाएगा। अब आप साफ साफ देख सकते हैं अमीनो ग्रुप जो प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन पर है, इसलिए इस अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। तो अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स जहां पर COH भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है। साथ के साथ अल्फा कार्बन उस कार्बन को जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसी कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। अमीनो एसिड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जानने की कोशिश करते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अमीनो एसिड को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा टॉप पे रखा जाता है और याद रखिएगा वर्टिकल लाइन के दौरान सारे कार्बन आते हैं। एक कार्बन ये रहा, ये अल्फा कार्बन रहा, ये अल्फा कार्बन रहा, ये एल्काइल ग्रुप जो उससे जुड़ा हुआ है और ये रहा अमीनो ग्रुप। तो ये है अल्फा अमीनो एसिड की फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर्स फॉर्मूला या फिशर्स स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट अमीनो एसिड्स। ऑल राइट, अब हमेशा एक पॉइंट नोट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ज्यादातर उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ज्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये L कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। ज्यादातर अमीनो एसिड L कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं और L का मतलब समझ जाओ, L का मतलब होता है जहां पर आपका L कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D एंड कैपिटल L, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। जहां पर OH राइट साइड पे होता है कायरल कार्बन के, उन्हें कैपिटल D कहते हैं। ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपने देखा था कि जो OH ग्रुप होता था वो राइट साइड पे होता था, उन्हें कैपिटल D के नाम से पहचाना जाता था। जबकि ज्यादातर अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड्स में या प्रोटीन्स के अंदर OH की जगह होता है NH2 और यहां पर आप पाएंगे कि जो NH2 है वो लेफ्ट साइड पे है, NH2 जो है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए इनको ज्यादातर इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो L कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ज्यादातर अमीनो एसिड L कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। राइट, सवाल आता है अमीनो एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स।
प्यारे बच्चों, अगर अमीनो एसिड के टाइप की बात करते हैं, क्लियर, तो जनरली हमारे पास अमीनो एसिड 3 तरह का होता है। सबसे पहला अमीनो एसिड जहां पर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर होते हैं। अब अगर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर हैं, क्लियर है, एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। तो इसे कहा जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैविंग बोथ इक्वल इन नंबर। जितने एसिडिक ग्रुप उतने ही बेसिक ग्रुप, उसको आप न्यूट्रल अमीनो एसिड के नाम से पहचानेंगे। साथ के साथ बात करते हैं दूसरा, अगर कहीं पर एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप से ज्यादा है तो उसको एसिडिक अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। एग्जाम्पल अब यहां पर लेते हैं, अगर कहीं पर COOH या कहीं पर अगर COH ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा है तो उनको एसिडिक अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। ये एग्जाम्पल आपका एसिडिक अमीनो एसिड को लेकर है, क्लियर है। ये न्यूट्रल AA मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड, और साथ के साथ ये हो जाएगा आपका, अगर कहीं पर NH2 ग्रुप COH ग्रुप से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड। उसको बेसिक अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। जहां तक न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड की बात है, वहां पर एक तरीके से और इनको डिफाइन किया जा सकता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड को, एसिडिक अमीनो एसिड को और बेसिक अमीनो एसिड को। कैसे, जरा समझिए। यहां पर आप इस मॉलिक्यूल को हम एसिडिक अमीनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो 2 ग्रुप हैं, अमीनो एसिड के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, अगर दोनों के दोनों ही H पॉजिटिव को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्लियर है, तो उसे एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाएगा। एग्जाम्पल, यहां पर NH3 पॉजिटिव है, एक H आयन यहां से निकल सकता है, क्लियर है। ये COH ग्रुप है, एक H आयन यहां से निकल सकता है। 2 जो ग्रुप हैं अमीनो एसिड के अंदर, दोनों ही H आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसलिए इसको एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाता है। यहां पर आप देखिए, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो ये रहा, साथ के साथ यहां पर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से छोड़ा जा सकता है। हम जानते हैं अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो उसको बेस कहा जाता है। यहां पर 2 पोजीशन है और दोनों पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा सकता है, दोनों पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा सकता है, इसीलिए इसको बेसिक अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाएगा। आशा करता हूं अच्छे से दोनों बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। साथ के साथ आप ये भी लिख सकते हैं, अगर pH 7 है या नियरली इक्वल टू 7 है, उस वक्त अल्फा अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड की फॉर्म में पाया जाएगा। ये वाली जो एसिडिक फॉर्म होती है, ये अमीनो एसिड की तब पाई जाती है जब pH लेस देन 7 होता है, और बेसिक फॉर्म तब पाई जाती है जब pH 10-11 के बराबर होता है, क्लियर है, या नियरली इट इज pH इज ग्रेटर देन 7। तो ये वाली फॉर्म अमीनो एसिड की तब पाई जाती है, क्लियर है, जब pH ग्रेटर देन 7 होता है। एसिडिक फॉर्म तब पाई जाती है जब pH लेस देन 7 होता है, और न्यूट्रल फॉर्म तब पाई जाती है जब pH आपका नियरली बराबर 7 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपसे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर, पहला नोट करिएगा, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन ज्विटर आयन। यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि भाई ज्विटर आयन को डिफाइन करिए, डिफाइन ज्विटर आयन। बेटे ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड की, अल्फा अमीनो एसिड की जो ये वाली फॉर्म है, इसको ज्विटर आयन के नाम से पहचाना जाता है। दिस फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन, यानी कि जो न्यूट्रल वाली फॉर्म होती है, इसको ज्विटर आयन के नाम से पहचाना जाता है। इसका मतलब ज्विटर आयन से हम क्या समझते हैं? ज्विटर आयन से हम ये समझते हैं एक डाइपोलर आयन
जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अमीनो एसिड की वो फॉर्म जिसमें वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और साथ के साथ उसके अंदर दोनों ग्रुप हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी having both acidic group as well as basic group, having both acidic group as well as basic group, और उसमें दोनों ग्रुप होते हैं, एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक ग्रुप भी होते हैं, एंड बेसिक ग्रुप। इस प्रकार यहां पर आकर बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए ज्विटरायन किसको कहा जाता है। आशा करता हूं ये सारी डेफिनेशन आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं प्रोटीन्स। अल्फा अमीनो एसिड की अगर बात करें ज़्यादातर एल कॉन्फ़िगरेशन में ये पाए जाते हैं। NH2 ज़्यादातर जो कायरल कार्बन होता है उस पर लेफ्ट साइड में पाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर अमीनो एसिड लेफ्ट मतलब एल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पाए जाते हैं। अमीनो एसिड की 3 फॉर्म, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। हमने बता दिया किन किन सिचुएशन में अमीनो एसिड एसिडिक हो सकता है, किन सिचुएशन में अमाइनो एसिड आपका बेसिक हो सकता है और किस सिचुएशन में अमाइनो एसिड आपका न्यूट्रल हो सकता है। आशा करते हैं यहां पर यह डेफिनेशन आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों सेकंड 1 नंबर की डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती है वो आपसे यहां पर सेकंड जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपसे अमीनो एसिड को लेकर पूछी जा सकती है कि भाई बताइए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आपसे पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है डिफाइन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो बेटे, अमीनो एसिड्स इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, कैटायन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एनायनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं अमीनो एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, अगर अमीनो एसिड इस फॉर्म में है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, अगर इस फॉर्म में है, एनायन की फॉर्म में है, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अब एक ऐसा पीएच जिस पर ना तो अमीनो एसिड कैथोड की तरफ जाए ना आपका अमीनो एसिड एनोड की तरफ जाए, ऐसे पीएच को सॉल्यूशन के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है इट इज दैट पीएच, उस पीएच को कहा जाता है एट विच अमाइनो एसिड neither moves towards cathode nor towards anode। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो क्योंकि ये कैटायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, एनायनिक फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है? एसिडिक और बेसिक ग्रुप कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कहीं पे एसिडिक ग्रुप ज्यादा, कहीं पे बेसिक ग्रुप ज्यादा। तो सॉल्यूशन का वो पीएच जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, अमीनो एसिड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं और अमीनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ जाए, ऐसे पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। आशा करते हैं ये सेकंड डेफिनेशन भी आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट बात हम करेंगे इनके क्लासिफिकेशन को लेकर। सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले उनको क्लियर करते हैं। क्लासिफिकेशन, जहां तक हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट एनसीईआरटी बुक्स, तो एनसीईआरटी बुक्स में लगभग आपके पास 20 अमीनो एसिड आपको दिखाए हुए हैं। क्लियर है? अब जो ये जनरली 20 अमीनो एसिड है, इनको बच्चों 2 पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड किया हुआ है।
अमाइनो एसिड को दो पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड किया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नंबर 1, ए है जिनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, एसेंशियल ए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और दूसरे हैं हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब होता है ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, मतलब जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जो डाइट में सप्लाई किए जाते हैं, उनको एसेंशियल माना जाता है, उनको शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, इन्हें बाहर से डाइट में सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये तो वही बात हो गई, अगर बॉडी सिंथेसाइज कर ले रही है, क्लियर है, तो इनकी बाहर से डाइट में सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो वही स्टेटमेंट हो गई, क्लियर। नॉन एसेंशियल जिन्हें बॉडी सिंथेसाइज कर ले रही है अमीनो एसिड्स को, वो नॉन एसेंशियल, और जो डाइट में चाहिए जिन्हें बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, उनको एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, अब आप ध्यान रखें, आपके पास हमने अभी कहा लगभग 20 अमीनो एसिड्स हैं। आपको सभी तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारे अमीनो एसिड आपको बिल्कुल लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला, जिनका स्ट्रक्चर अगर आपको लर्न हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो सिलेबस में से याद रखिएगा 5 अमीनो एसिड्स, 5 अमीनो एसिड्स। चलिए भाई शुरू करते हैं सबसे पहले अमीनो एसिड से, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर है। सबसे पहला अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड है बेटे ग्लाइसीन। फर्स्ट वन जानने की कोशिश करते हैं, ग्लाइसीन। हमेशा याद रखिए अमीनो एसिड का सफिक्स INE, कार्बोहाइड्रेट्स का सफिक्स OSE, ओज। अब याद रखिएगा यहां पर ये रहा बच्चों NH2, ये रहा आपके पास दैट इज CH, ये रहा COOH। आपकी मर्जी है यहां पर, ये रहा आपके पास NH2 CH एंड दिस इज COH। अब अगर आप यहां पर एल्काइल ग्रुप होता है, इसे अल्फा अमीनो एसिड के नाम से पहचाना जाता है। अगर आप एल्काइल ग्रुप यहां पर H ले लेते हो, अगर आप यहां पर H ले लेते हो तो इस अमीनो एसिड को ग्लाइसीन के नाम से पहचाना जाता है, इसको हम ग्लाइसीन के नाम से पहचानते हैं। अब ग्लाइसीन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो GLY, पहले तीन लेटर आप लिख दीजिए, अमीनो एसिड्स को नाम कैसे दिया जाता है, या फिर आप पहला लेटर, और पहला लेटर G है तो इसको हम ग्लाइसीन या G से रिप्रेजेंट करेंगे, चलते हैं दूसरे अमीनो एसिड की तरफ, और दूसरा अमीनो एसिड है, अगर आप एल्काइल ग्रुप H की जगह अगर आप CH3 ले लेते हैं, H की जगह अगर आप CH3 ले लेते हैं, क्लियर है, और आगे आपने लिया दैट इज COH, बेटे इसको एलानाइन के नाम से पहचाना जाएगा। अगर अल्फा अमीनो एसिड्स के जनरल फॉर्मूले में एल्काइल ग्रुप में H की जगह अगर आप CH3 ले लेते हैं तो इसको एलानाइन के नाम से पहचाना जाएगा, दिस इज नोन एज एलानाइन, और यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ALA, एलानाइन, क्लियर है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। साथ के साथ इसी में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, अगर आप यहां से एक H हटा के फिनाइल लगा दोगे तो बनेगा फिनाइल एलानाइन। याद रखो, अगर यहां से एक H हटा दो CH3 में से, एक H हटा के और अगर आप फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं तो बनता है फिनाइल एलानाइन। साथ के साथ
ग्लाइसिन हो गया, एलानाइन हो गया, नंबर 3 पर आपका आता है, क्लियर है, जिसको हम वेलाइन कहते हैं, राइट। नंबर 3 पर आता है वेलाइन, यहां पर इसका नाम एलानाइन, एलानाइन, फिनाइल एलानाइन आपको बता दिया गया। इसके बाद तीसरा अमीनो एसिड जिसको वेलाइन कहते हैं, क्लियर है। वेलाइन में क्या होता है, इतना पार्ट सब सेम, बस इस पार्ट में एल्काइल वाले पार्ट में डिफरेंस आएगा। अपना एज इट इज लिख दीजिए, NH2, ये हो जाएगा CH, यहां पर हो जाएगा COOH, और बस इस पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा CH और ये CH3, ये CH3। बेटे यहां पर क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल आपने ले लिया, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप, हमने एल्काइल ग्रुप जो लिया है वो सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप लिया है। इसको वेलाइन कहते हैं, इसको वेलाइन कहते हैं। 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन वाल और सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन में V से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है, इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगली बार वेलाइन के बाद आता है लुसाइन। लुसाइन में बच्चों आपने क्या करना है, यहां पर 4th वन लेते हैं जिसको लुसाइन के नाम से पहचानते हैं। लुसाइन, बच्चों लुसाइन में क्या करते हैं, लुसाइन में एक CH2 ग्रुप और इसमें बढ़ा देते हैं, एक CH2 ग्रुप और बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल, ये रहा NH2, दिस इज CH, दिस इज COH, इतना पार्ट सेम, बस इसी में एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दीजिए, ये रहा CH2 और उसके बाद CH, CH3 एंड दिस इज CH3, ये इसको लुसाइन कहा जाता है, क्लियर है। इसके बाद लास्ट में 5वां होता है, वो लुसाइन का ही आइसोमर होता है जिसको आइसोल्यूसाइन कहा जाता है। आइसोल्यूसाइन में बच्चों 5th है आपके पास आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, क्लियर है। उसमें क्या करना होता है, बस हल्का सा डिफरेंस है, ये रहा NH2, दिस इज CH, ये रहा COH, इतना पार्ट तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस होगा क्या, यहीं पे आइसोमेराइजेशन हो जाएगा, एक CH3 यहां से हटके इस कार्बन पे लग जाएगा, क्लियर है। ये रहा CH, यहां आ गया CH3, ये रहा CH2 एंड दिस इज CH3, ऐसे बस। तो आपके पास ये रहा लुसाइन, लुसाइन का 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन दैट इज ल्यू, और इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। याद रखिएगा, इसको आप सिंगल लेटर में, इसको आप I से रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोल्यूसाइन को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लियर है। अब इन 5 अमीनो एसिड्स को लर्न करने की बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। सबका पहला लेटर उठा लो, क्लियर है। पहला लेटर ये रहा G, G का मतलब याद रखो ग्लाइसिन, यहां पर A उठा लीजिएगा, पहला लेटर A, GA, याद रखिएगा ऐसे, दिस इज G, दिस इज A। वेलाइन का V उठा लीजिए आप यहां से, इसका V उठा लीजिए, क्लियर, क्लियर है, GAV, क्लियर है। लुसाइन का L उठा लीजिए, यहां से ये रहा L, ये रहा L, क्लियर है L, और आइसोल्यूसाइन का I उठा लीजिए, I उठा लीजिए, I उठा लोगे, यहां पर I लिखोगे। अब प्रोनाउंस करो इसे एक साथ, दिस इज गावली, क्लियर है। अब जैसे हमारे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गांव होता है बावली, क्लियर है, इसे आसानी से बावली वाले तो लर्न ही कर सकते हैं गावली, क्लियर है, या इसको ऐसे गांव वाली, क्लियर है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अब G का मतलब आप जानते हैं, G स्टैंड्स फॉर व्हाट, G स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, A स्टैंड फॉर एलानाइन, V स्टैंड्स फॉर वेलाइन, L स्टैंड्स फॉर ल्यूसाइन एंड I स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसाइन। आशा करता हूं ये पांचों के पांचों अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे से आपके लर्न हो गए होंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको लर्न किया जा सकता है, क्लियर है बच्चों। अब आपने यहां पर ग्लाइसिन के बारे में एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट दैट, इस पॉइंट को आप अभी के अभी नोट करें। सारे के सारे जितनों की भी हम बात करते हैं, A to Z जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल एक को छोड़कर,
और वो एक होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द ओनली क्लियर है, एकमात्र अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आशा करते हैं अभी तक जितना प्रोटीन आपको पढ़ाया गया है, अमीनो एसिड जितना पढ़ाया गया है, सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं ये अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। क्लियर है? अब आप जानते हैं ये अमीनो एसिड, इसको ग्लाइसिन कहते हैं। क्लियर है? H को देखकर ही आप पहचान जाओगे, दिस इज ग्लाइसिन, और ये होता है एलानाइन। एक ग्लाइसिन और एक एलानाइन, ये कंबाइन इस प्रकार होते हैं, दे कंबाइन एज, ये इस प्रकार यहां से कंबाइन होते हैं। अब याद रखिए, दिस इज ग्लाइसिन एंड दिस इज एलानाइन, राइट। ग्लाइसिन में फंक्शनल ग्रुप COH और एलानाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2। प्यारे बच्चों, यहां से H निकलता है, यहां से H निकलता है और यहां से OH निकलता है, यहां से OH निकलता है, और इस प्रकार ये जो NH होता है ये COH से आके जुड़ जाता है। तो यहां पर ये बॉन्ड बनेगा CO एंड दिस इज NH। क्लियर है भाई? यहां से H निकल गया तो NH बचा। अब इस NH से जुड़ा हुआ होता है CH, CH से जुड़ा हुआ है CH3 और CH यहां पर इससे जुड़ा हुआ है COH, राइट। अब इसी प्रकार ये NH आके जुड़ गया CO से, NH आके जुड़ गया CO से, अब CO जुड़ा हुआ है CHNH2 से, ये इससे जुड़ा हुआ है CH, यहां पर है H और इधर है NH2, इधर है NH2। इस प्रकार दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, यहां से वाटर निकल जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अब यहां पर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं जो वाटर को निकलवाता है। निकला वाटर, बन गई एक स्पीसी। ये जो स्पीसी दो अमीनो एसिड के कंबाइन होने से बनती है, इसको हम डाइपेप्टाइड के नाम से पहचानते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है डाइपेप्टाइड। ये जो स्पीसी बनी है, इसको डाइपेप्टाइड के नाम से पहचाना जाएगा। यानी कि डाइपेप्टाइड का मतलब एक स्पीसी जिसके अंदर दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लिंकेज है, CONH लिंकेज है, ये जो लिंकेज है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से पहचाना जाता है, अमाइड लिंकेज। अब आपसे एक नंबर में डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है, भाई डाइपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड में डिफरेंस जानने की कोशिश करो। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है अमाइड लिंकेज जो दो अमीनो एसिड को एक साथ बांधता है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब डाइपेप्टाइड, ये जो स्पीसी बनी है अमीनो एसिड्स के कंबाइन होने से, जो स्पीसी बनी है उसको डाइपेप्टाइड कहा जाता है। डाइपेप्टाइड को शॉर्ट में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अमीनो एसिड 1 कंबाइन विद अमीनो एसिड 2। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, दूसरे वाला एलानाइन है, तो इस डाइपेप्टाइड का नाम होगा ग्लाइएला। क्लियर है? ग्लाइएला, क्योंकि पहला आपका ग्लाइसिन है और दूसरा अमीनो एसिड आपका एलानाइन है। कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी भी ये मत समझिएगा, अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं लाना। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, भाई डाइपेप्टाइड बताओ, तो कई बार बच्चा ये कह देता है सर जिसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड अलग, स्पीसी का नाम होता है डाइपेप्टाइड, जिसमें दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, उसे डाइपेप्टाइड कहा जाएगा। इसी प्रकार जो स्पीसी 3 अमीनो एसिड से मिलेगी उसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं उसको बोला जाएगा पॉलीपेप्टाइड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये आपकी जानकारी के लिए ही हम पूछते हैं, और क्वेश्चन ये है, इज ग्लाइएला एंड, ध्यान से, ग्लाइएला
एंड एलाग्लाई क्लियर है। ये दो डाइपेप्टाइड्स हैं, क्लियर है। एक डाइपेप्टाइड ये है और एक डाइपेप्टाइड ये है। दो एमिनो एसिड इसके अंदर हैं, दो एमिनो एसिड इसके अंदर हैं। बस बेसिक सा डिफरेंस ये है, यहां पर एलानाइन पहले है और यहां पर एलानाइन बाद में है। क्या ये दोनों डाइपेप्टाइड एक ही हैं? आपसे सवाल है, क्या ये दोनों पेप्टाइड एक ही हैं या अलग अलग हैं? पहले यहां पर ध्यान से देखिए, ये ग्लाई एला है, इसका जो नाम है ग्लाई एला, ग्लाइसिन एलानाइन। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये ग्लाई एला का स्ट्रक्चर है और इसमें आप गौर से देख सकते हैं ग्लाइसिन का COH है, ग्लाइसिन का COH है और एलानाइन का NH2, क्लियर है। तो जो जुड़े हुए हैं ये आपस में ग्लाइसिन के COH से जुड़े हुए हैं और एलानाइन के NH2 से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप अगर डाइपेप्टाइड इसकी बात करते हो, एलानाइन ग्लाइसिन की अगर आप बात करते हो, इस वाले डाइपेप्टाइड की बात करते हो, तो ये पहले लिखा जाएगा और अगर ये पहले लिखा जाएगा, ये अगर पहले लिखा जाएगा तो एलानाइन का COH होगा और ये अगर बाद में लिखा जाएगा तो NH2 जो है वो ग्लाइसिन का होगा। इसका मतलब फिर इसका COH और इसका NH2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो दोनों एक बात नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। ग्लाइसिन एलानाइन में तो क्या होता है, इस डाइपेप्टाइड में ग्लाइसिन का COH होता है और एलानाइन का NH2 होता है। डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। जबकि अगर आप एला और ग्लाई लिख दोगे तो एलानाइन का तो होगा COH और ग्लाइसिन का होगा NH2। आई थिंक यू माइट हैव गॉट द बेसिक डिफरेंस, क्लियर है। तो ये दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग पेप्टाइड। अमीनो एसिड की अगर आपने सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं करनी है, इस क्वेश्चन से हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कभी भी याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लें, क्लियर है, हमेशा याद रखेंगे कभी भी सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से कभी भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं किया जाता और ना ही आपने सीक्वेंस चेंज करना है, ना ही आपने सीक्वेंस चेंज करना है। सो प्यारे बच्चों, डाइपेप्टाइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है AA1 अमीनो एसिड 1 कंबाइनिंग विद अमीनो एसिड 2। अब आपसे कहीं भाई ट्राइपेप्टाइड बताइए, भाई जिसके अंदर 3 अमीनो एसिड होते हैं और 3 अमीनो एसिड में एक पेप्टाइड बॉन्ड ये होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये होगा। ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 3 अमीनो एसिड होंगे। ऐसे ही टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर किसी स्पीशी में n अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, n अमीनो एसिड्स, तो उसे कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड। देन दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। तब उसको पॉलीपेप्टाइड के नाम से पहचाना जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है, क्लियर है, एक स्पीसी जिसके अंदर n अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आती है मेन डेफिनेशन आज के लेक्चर की, और आज के लेक्चर की मेन डेफिनेशन है डिफाइन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किन्हें कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन having molecular mass greater than 10,000 एटॉमिक मास यूनिट। और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन का मोलिकुलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा हो जाएगा, वैसे ही उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन के नाम से पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनता जाता है, और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होगा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन के नाम से पहचाना जाएगा। उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन के नाम से पहचाना जाएगा। आशा करते हैं पूरा का पूरा पॉइंट आपके बड़े अच्छे से पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
लो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। अब बारी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर और चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन हम आपको इनको रिवर्स गियर में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब है जो आपको लगभग ओवरऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के विषय में जानकारी देता हो। भाई एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है बच्चों, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, क्लियर है, इस तरीके से ये जा रही है, जिसके अंदर बड़े सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, इस तरीके से ये जा रही है, इसके अंदर भी बड़े सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटीन के अंदर जो मल्टीपल आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, क्लियर है, उनको रिप्रेजेंट करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। या हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं, इट इज बेसिकली द ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन के, ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन के। एक चेन ये हो गई, एक चेन पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई, क्लियर है। प्रोटीन के अंदर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स किस तरीके से पैक्ड हैं, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको बताता है। क्वाटरनरी का मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब हम क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको थोड़ा सा और जूम इन करके पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, डीप में जाते हैं। तो बजाय एक और एक दो, एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, मैं एक सिंगल चेन को उठाता हूं, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को, दो में से वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन में से किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं उठा लेता हूं। अब मैंने इसको और जूम इन किया, जूम कर दिया, इसको जूम कर दिया, क्लियर है, मैंने इसको जूम इन किया और डेप्थ में गया मैं और इसकी गहराई में गया। अब बजाय दो के अगर किसी भी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में अगर कोई भी स्टडी आपको चाहिए, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, क्लियर है, तो वो आपको 3 डिग्री स्ट्रक्चर देता है। ये आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलेगी, ये जानकारी आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलेगी। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या करता है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी देता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन के विषय में जानकारी देता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं और जूम इन करके पढ़ता हूं और डेप्थ में जाता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं। जब जूम करूंगा तो अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन का भी इतना हिस्सा जब आप इसे जूम करोगे तो केवल आप इतने हिस्से को पढ़ोगे, केवल आप इतने हिस्से को पढ़ोगे और इस हिस्से को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाएगा। और जूम इन कर दिया और जूम इन कर दिया और आ गया बच्चों आपके पास आ जाता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर, आपके पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसको अल्फा हेलिक्स के नाम से पहचाना जाता है, इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। और वो इसकी शेप के बिहाफ पर ही पहचाना जाता है, क्योंकि ये हेलिकल फॉर्म में होता है, क्लियर है, हेलिकल फॉर्म में होता है, स्फेरॉइडिकल फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको अल्फा हेलिक्स के नाम से पहचाना जाता है। सवाल आता है, ये हेलिकल फॉर्म में क्यों होता है, उसका कारण क्या है। याद रखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब आपका पहला टाइप अल्फा हेलिक्स, क्लियर है, क्योंकि वो हेलिकल फॉर्म में होता है, स्फेरॉइडिकल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स के नाम से पहचाना जाता है। अब यहां पर बच्चों ये इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में क्यों होता है, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड क्यों होती है, उसका रीजन होता है क्योंकि ये जो बेंड होती है, ये बेंड होती है अमीनो एसिड 1 से अमीनो एसिड 4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है।
जिसकी वजह से ये बैंड हो जाती हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड से फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है विद इन द चेन, जिसकी वजह से ये हेलिकल फॉर्म में आ जाता है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई ये स्फीरिकल फॉर्म में मुड़ी हुई क्यों है, ये चेन इस तरीके से क्यों है, घूमी हुई क्यों है? तो ये जो घूम रही है उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरा पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हेलिकल फॉर्म में है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फर्स्ट अमीनो एसिड से फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में है। इसका मतलब एक अमीनो एसिड का CO होगा और फोर्थ अमीनो एसिड का NH होगा, एक का CO और चौथे का NH, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है, और इंट्रा का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। प्यारे बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का आपका होता है। दूसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये यहां पर जो शीट्स की फॉर्म में होता है। दूसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का, क्लियर है? दिस इज 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ए अल्फा हेलिक्स, ए अल्फा हेलिक्स, और दूसरा है बी है आपके पास, जिसको बीटा प्लेटेड के नाम से पहचाना जाता है। ये बड़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, बड़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब इन वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है? ये इससे इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आपको वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताता है। और जहां तक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बारे में जानकारी देता है। क्लियर है? तो ये आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इन बिटवीन वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बारे में जानकारी देता है। तो आशा करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो दो तरह का है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, दोनों में क्या डिफरेंस है, इंट्रामोलिकुलर विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको बताता है। बीटा प्लेटेड वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। अब 2 डिग्री स्ट्रक्चर आपने देख लिया, दो तरह का। चलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ, 1 डिग्री स्ट्रक्चर की तरफ। अब इसे और जूम कर दीजिए, इसको और जूम कर दीजिए। जैसे ही आप जूम करोगे तो इतना हिस्सा ही आप स्टडी कर पाओगे, इतना हिस्सा आप स्टडी कर पाओगे, इतना। अगर आप और जूम करोगे तो आपके पास सीधी एक स्ट्रेट चेन आ जाएगी, स्ट्रेट चेन आ जाएगी। इस प्रकार आपके पास एक स्ट्रेट चेन आ जाएगी, और वो स्ट्रेट चेन आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताएगी, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है, एक स्ट्रेट चेन आ जाएगी। अगर और जूम कर दोगे इसको तो इतने हिस्से की आप स्टडी करोगे। ये जो हिस्सा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, और इसमें आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का पता लगता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताता है। विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स, और अगर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में शीट्स की फॉर्म में पड़ी हुई है और तब उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और अगर सभी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अगर इकट्ठा कर दोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आ जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आपके पास आ जाएगा, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है। यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन को लेकर आपसे बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है, टेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है बच्चों, क्लियर है? यू हैव टू टेल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं
इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है? इसके बारे में आपको बताना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वंडरवाल्स फोर्स लिख दीजिए, सिंपल फोर्स है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दीजिए, क्लियर है? आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दीजिए, क्लियर। साथ के साथ डाइपोलर इंटरेक्शंस आप लिख दीजिए, डाइपोलर इंटरेक्शंस आप लिख दीजिए। और क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर भी होता है, तो जब आपस में अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो सल्फर सल्फर का भी लिंकेज होता है, तो डाई सल्फाइड लिंकेज भी होता है, डाई सल्फाइड लिंकेज भी होता है। डाई सल्फाइड लिंकेज भी अमीनो एसिड्स के जब जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो डाई सल्फाइड लिंकेज भी पाया जाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे? वंडरवाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोलर इंटरेक्शंस और इसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं पूरा प्रोटीन आपके ये अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। प्यारे बच्चों, अब अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के, मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जिसके अंदर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उसके बिहाफ पर कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स अब प्रोटीन्स के अंदर 4 डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से पैक्ड होती हैं। पैकिंग के बिहाफ पर प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फाइब्रस प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन जैसे कि आप समझ सकते हैं रिजेंबल करता है फाइबर से, फाइबर से, क्लियर है? फाइबर से रिजेंबल करता है। इसका मतलब वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स कुछ इस प्रकार हैं, ये वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, क्लियर है? आप ऐसे समझिएगा ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का कुछ इस प्रकार है जैसे बहुत सारे धागे हैं हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में, और उसको आप पैक कर दें रस्सी की फॉर्म में, क्लियर है? उसे गूंथ दीजिएगा रस्सी की फॉर्म में। अगर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरीके से पैक्ड हैं, इस तरीके से पैक्ड हैं, क्लियर है? रस्सी की फॉर्म में पैक्ड हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को फाइब्रस प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे प्रोटीन को जिसके अंदर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स फाइबर्स की फॉर्म में पैक्ड होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। फाइब्रस प्रोटीन में पहला पॉइंट तो स्ट्रक्चर को लेकर आया, और दूसरा पॉइंट आता है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिए, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और जनरली ये रेजिस्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर या पीएच से, स्ट्रक्चर पे जनरली कोई चेंज नहीं आता है। साथ के साथ यहां पर एक क्वेश्चन आता है, भाई एक एग्जांपल बताइए जहां पर फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हेयर्स के अंदर जो केरेटिन होता है, हेयर्स के अंदर जो केरेटिन होता है उसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन होता है, क्लियर है? फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नाम केरेटिन, क्लियर है? तो हेयर के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या होता है? केरेटिन होता है। इसके बाद अब सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को सेकेंड पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपके पास बन चुकी हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, क्लियर है? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब अगर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स की पैकिंग के आधार पर 2 तरह के प्रोटीन, वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स की पैकिंग किस प्रकार है, अगर आप फाइबर्स की फॉर्म में, रस्सी की फॉर्म में अगर उन्हें पैक्ड करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन कहलाता है। और अगर आप एक ग्लोब्यूल, गोले की फॉर्म में, अगर इस तरीके से गोले की फॉर्म में अगर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स को पैक करते हैं प्रोटीन के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। इसको आप सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हो, स्फेरॉइडिकल फॉर्म में, गोले की फॉर्म में, इस फॉर्म में, क्लियर है? गोले की फॉर्म में अगर वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्लियर है, स्फीयर जैसा, गोले जैसा अगर उस फॉर्म में पैकिंग होती है वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, तो उसको ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन याद रखिएगा, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, क्लियर है? पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। साथ के साथ 1-2 डेफिनेशन और आपकी बड़ी प्यारी सी
बन जाती हैं और एग्जामिनेशन का कई बार हिस्सा हुआ करती हैं। और वो डेफिनेशंस क्या हैं? सबसे पहले नेटिव प्रोटीन किसको कहा जाता है? दोनों डेफिनेशन एज इट इज आपको लर्न करनी है जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं। हर एक प्रोटीन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हर एक का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है और हर एक प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर अपना एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसका अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है और हर एक प्रोटीन का अपना एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस को प्रोटीन गवर्न करता है। क्लियर है? ऐसे प्रोटीन जिसका अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, क्लियर है, और एक यूनिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसको नेटिव प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। ओरिजिनल प्रोटीन नेटिव प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? अब प्रोटीन के पास अपना एक ओरिजिनल सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, अपना एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके पास और उसका अपना एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। अगर आप कोई भी चेंज करते हो, कोई भी व्हेन ए प्रोटीन नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन फिजिकल चेंज, अगर कोई भी आप फिजिकल चेंज देते हो उसको, जैसे कि आप टेम्परेचर चेंज करते हो प्रोटीन का या पीएच चेंज करते हो, सच एज इन टेम्परेचर एंड इन पीएच, कोई भी बदलाव अगर आप नेटिव प्रोटीन के पीएच में या टेम्परेचर में लाते हो तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है। इट लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी और इसको कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल साथ के साथ लिखिए, बॉइलिंग ऑफ एन एग। क्लियर है? नेटिव प्रोटीन होता है, एग को बॉयल करते हो और उसमें क्या होता है, परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाता है, वो अपनी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल जो फंक्शन होता है उसको खत्म कर देता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है डीनेचुरेशन का कॉज क्या होता है, उससे भी इंपॉर्टेंट है और लिखिएगा, कॉज होता है, कॉज ऑफ डीनेचुरेशन, कॉज होता है कि डीनेचुरेशन के दौरान सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है? सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन के सारे जितने भी ग्लोब्यूल्स होते हैं ऐसे होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और जो ग्लोब्यूल होता है वो अनफोल्ड हो जाता है, सीधी चेन में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। इस फिनोमिनन को डीनेचुरेशन कहा जाता है। कुछ प्रोटीन्स हमारे ऐसे होते हैं, एक बार अगर उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर दी तो परमानेंटली डीनेचर्ड हो जाते हैं, परमानेंटली अपना बायोलॉजिकल फंक्शन खत्म कर देते हैं, उसे परमानेंट डीनेचुरेशन के नाम से पहचाना जाता है। कुछ प्रोटीन्स हमारे ऐसे होते हैं, अगर डीनेचर्ड प्रोटीन को वापस से वही पीएच और वापस से वही टेम्परेचर दे दिया जाए जिस पर वो स्टेबल था, तो वो वापस से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को गेन कर लेते हैं और उस फिनोमिनन को कहा जाता है रीनेचुरेशन, उसको कहा जाता है रीनेचुरेशन। वापस से वही टेम्परेचर और पीएच दे दीजिए जिस पे नेटिव प्रोटीन स्टेबल था, उसको रीनेचुरेशन प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। आशा करते हैं प्रोटीन वाला पूरा लेक्चर्स, पूरा का पूरा लेक्चर एक ही शॉट में आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।